प्यार शब्द में भले ही दुनिया जहान की खुशियाँ सिमटी हों, लेकिन जब प्रेमी प्रेमिका का प्यार हकीकत के धरातल से टकराता है तो उसका अस्तित्व डगमगाने लगता है। कभी कभी तो शहद सा मीठा यही प्यार अक्सर जहर बन जाता है, और यही सिमरन और आमिर के साथ भी हुआ। क्या हुआ सिमरन और आमिर के साथ हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे चलें उससे पहले अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियोस के लास्ट में देती हूँ। तो कहानी में लास्ट तक ज़रूर बने और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आमिर और सिमरन की कहानी आखिर है क्या। सिमरन की प्रेम कहानी की शुरुआत 2.5 साल पहले हुई थी। दिल्ली के शाहदरा ज़िले में मंडोली रोड पर हर्ष विहार थाना क्षेत्र में एक कॉलोनी है, बुध विहार। इसी कॉलोनी की गली नंबर 12 के मकान नंबर 438 में रहता है मोहम्मद शरीफ और शाबरी बेगम का परिवार। शरीफ का कबाड़ खरीदने बेचने का काम है। काम कबाड़ी का ज़रूर था, लेकिन आमदनी बहुत अच्छी थी। घर में कोई कमी नहीं थी। परिवार दिल खोल कर पैसा खर्च करता था। शरीफ व साबरी की 5 औलादें थीं, 2 बेटे और 3 बेटियां। तीनों बेटियां बड़ी थीं, उनसे छोटे 2 बेटे थे। 2 बड़ी बेटियों की दिल्ली में ही अच्छे परिवारों में शादी हो चुकी थी। सिमरन बेटियों में सबसे छोटी थी और उससे छोटे 2 भाई भी थे, बड़ा फिरोज और उससे छोटा अजहर। 12वीं तक पढ़ी सिमरन की 2.5 साल पहले कॉलोनी में हो रहे एक निकाह के वलीमा में जब आमिर से पहली बार आंखें लड़ी तो वह उस उम्र का 20वां बसंत पार कर चुकी थी। वैसे तो उम्र की ये ऐसी दहलीज होती है जिसे लांघ कर लड़की यौनांगी बनती है। इस पड़ाव पर पहुंचते ही उसे दुनिया की हर चीज़ खूबसूरत नज़र आने लग जाती है। देखने का नज़रिया बदलने लग जाता है। निहायत खूबसूरती का खजाना लिए सिमरन की जवानी एक नई अंगड़ाई ले रही थी। वैसे तो कुदरत ने उसे खूब खूबसूरत बनाया था, लेकिन जब वह सज संवर कर निकलती थी तो उसके तीखे नाक नक्श उसकी बेइंतहा खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देते थे। उस दिन भी सिमरन की खूबसूरती कुछ ऐसी ही बिजलियां गिरा रही थी। वलीमा की उस पार्टी में सिमरन की निगाहें डीजे के फ्लोर पर बेहद आकर्षक ढंग से डांस कर रहे युवक पर अटकी थी, जो मानो उसी के लिए डांस कर रहा हो। हालांकि सिमरन ने इससे पहले किस्से कहानियों में ही देखा और सुना था कि मोहब्बत नाम की भी कोई चीज़ होती है। आखिर मोहब्बत है ही ऐसी चीज़ जिसे सभी करना चाहते हैं। सिमरन को उस दिन पहली बार मोहब्बत का एहसास आमिर से बात करके हुआ था। उस वलीमा फंक्शन में मौका मिलते ही आमिर ने उसे एक कोने में रोककर पूछा, हेलो जी, कैसा लगा हमारा डांस? एक अनजान युवक से इस तरह बात करते हुए सिमरन का दिल पहली बार इतनी तेज़ी से धड़का था। उसकी अटकी हुई सांसों को आमिर ने एक ही नज़र में पढ़ लिया था। आपने बताया नहीं? आमिर ने फिर से वही सवाल किया। जी बहुत अच्छा, एकदम ऋतिक रोशन की तरह डांस करते हो आप, सिमरन ने किसी तरह जवाब दिया। आपका नाम जान सकता हूँ? आमिर ने पूछा। सिमरन। न जाने कैसे और क्यों सिमरन के मुंह से अपने आप निकल गया। अगले ही पल उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। मुझे आमिर कहते हैं, यही गली नंबर 9 में रहता हूँ, मदीना मस्जिद के पास। आमिर जो सिमरन से बातचीत करने के लिए बेताब था। सिमरन की घबराहट व हिचकिचाहट को देखकर वह खुद ही बातचीत का सिलसिला शुरू कर रहा था। आपको पहले इस इलाके में नहीं देखा, आप शायद अपनी रिश्तेदारी में आई हैं। नहीं, मैं भी यहीं रहने वाली हूँ। 12वीं गली में घर है हमारा। जिनके यहाँ ये वलीमा है वो अब्बू के दोस्त हैं। सिमरन को मानो अपने ऊपर नियंत्रण ही नहीं था। आमिर जो भी सवाल कर रहा था उसके मुंह से जवाब खुद ही निकल रहे थे। थोड़ी बहुत बातचीत और हुई और अचानक आमिर नाम के उस युवक ने सिमरन के हाथ से उसका मोबाइल ले लिया और उस पर अपना नंबर लगाकर घंटी मार दी। आमिर के मोबाइल पर सिमरन के नंबर की कॉल आ चुकी थी। थैंक यू सिमरन, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।
पहली बार कोई इतनी प्यारी लड़की मिली है और जिससे दोस्ती करने का मन हो रहा है। हम लोग फ़ोन पर बात ज़रूर करेंगे। आमिर हवा के तेज झोंके की तरह आया और अपनी बात कहकर सिमरन को हक्का बक्का छोड़कर चला गया। तो सिमरन मानो सोते से जागी हो। सिमरन को उस दिन पहली बार लगा कि कहीं ये मोहब्बत तो नहीं, क्योंकि उसने सुना था कि मोहब्बत एक भावना है जिसका एहसास धीरे धीरे होता है। कभी कभी यह मोहब्बत किसी से पहली नज़र में भी हो जाती है। सिमरन को उस दिन लगा कि शायद मोहब्बत का तीर था जो उसके जिगर के पार हो गया और इसीलिए वह आमिर की किसी बात का विरोध नहीं कर सकी थी। उस दिन रात को सिमरन ठीक से सो नहीं सकी। आंखें बंद करती तो बार बार आमिर का चेहरा उसकी आंखों के आगे तैरने लगता। उसके डांस का अंदाजे बयां याद करके वह खुद ही मुस्कुराने लगती। उसे लगा कि वह प्यार की अनजानी सी डगर पर चल पड़ी है, लेकिन अभी तक वो ये नहीं जानती थी कि आमिर है कौन है, क्या करता है और उसकी हैसियत क्या है। अगले दिन ही आमिर ने व्हाट्सएप पर सिमरन से बातचीत शुरू कर दी। युवाओं के बीच प्यार की शुरुआत में जिस तरह की बातें होती हैं, उस दिन से दोनों के बीच में वैसी ही बातचीत शुरू हो गई। दोनों ने एक दूसरे को अपने फ़ोटो भेजने शुरू कर दिए। चंद रोज़ बाद दोनों के बीच घर से बाहर कहीं मिलने की बात भी तय हुई। एक बार मिलना हुआ तो फिर दोनों को मिलना जुलना आम बात हो गई। कभी इलाके में गली के किसी नुक्कड़ पर, तो कभी नज़दीक के किसी पार्क में, कभी किसी चाइनीज़ फूड सेंटर पर, तो कभी पिक्चर देखने के लिए दोनों साथ साथ जाने लगे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ती जा रही थी। कभी कभी मौका मिलता तो आमिर सिमरन को अधरों पर अपने प्यार की मोहर लगा देता, जिससे सिमरन की तड़प और बढ़ जाती थी। एक तरह से सिमरन आमिर के प्यार में पूरी तरह दीवानी हो चुकी थी। करीब 6 महीने तक दोनों का प्यार इसी तरह चोरी छिपे परवान चढ़ता रहा। प्यार की हर कहानी एकदम सीधी नहीं होती, उसमें कई बाधाएं भी होती हैं। सिमरन का प्यार तो वैसे ही पहली नज़र का अंधा प्यार था, जिसमें ना तो भविष्य की भलाई देखी गई थी और ना ही भावी जिंदगी की कड़वी सच्चाई को परखा गया था। सिमरन बहनों में सबसे छोटी थी और माँ बाप की लाडली भी। माँ बाप चाहते थे कि जवानी की दहलीज पर खड़ी सिमरन की शादी भी किसी अच्छे परिवार में कर दी जाए, इसलिए वे उसके लिए अच्छा वर तलाश रहे थे। सिमरन के प्यार से अनजान माँ ने जब एक दिन सिमरन को रिश्ते के लिए एक लड़के की फ़ोटो दिखाई तो सिमरन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे हसीन सपना देखते हुए जगा दिया हो। अम्मी, अभी शादी की क्या जल्दी है? मुझे घर से निकालना चाहती हो क्या? सिमरन ने बेमन से लड़के की फ़ोटो देखने के बाद कहा। नहीं बेटा, लड़की माँ बाप के लिए एक जिम्मेदारी होती है। जितनी जल्दी ये जिम्मेदारी पूरी हो जाए, माँ बाप का मन हल्का हो जाता है। और तेरा निकाह हो जाएगा तो उसके बाद फिरोज के लिए भी तो दुल्हन लानी है घर में। शाबरी बेगम ने सिमरन की शादी के ऐतराज़ को स्वाभाविक रूप से लिया, लेकिन वे इस बात से कतई अनजान थी कि बेटी के मन में आखिर चल क्या रहा है। सिमरन जानती थी कि अगर उसने अपनी अम्मी को अपनी पसंद के बारे में बताया तो वे आमिर से उसकी शादी के लिए कतई तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आमिर का परिवार उसकी दूसरी बहनों के ससुराल की तरह समृद्ध नहीं था। आमिर के पिता शाहिद मूल रूप से मेरठ के रहने वाले हैं। वे जवानी के दिनों में ही दिल्ली आ गए थे। आज़ादपुर मंडी में आड़तियों को लेबर सप्लाई करने वाले शाहिद के परिवार में उनकी बीवी आबिदा के अलावा 10 बच्चे थे, 3 बेटियां व 7 बेटे। परिवार लंबा चौड़ा था और खर्चे अधिक। मंदे समय में उन्होंने किसी तरह अपने परिवार के लिए मंडोली की गली नंबर 9 में मकान तो बना लिया था, लेकिन 3 बेटियों की शादी करने और 7 बेटों को पाल पोस कर जवान करते करते वे उम्र से पहले ही बूढ़े होकर बीमार रहने लगे थे और उनका कोई भी बच्चा 5वीं जमात से ज़्यादा पढ़ा ही नहीं था। मेरठ के शरूरपुर जैनपुर में पनीर बनाने के कई प्लांट हैं। शाहिद के लगभग सभी बेटे इन्हीं फैक्ट्रियों में काम करते हैं। 2 बड़े बेटे अपने परिवार के साथ जैनपुर में ही किराए का मकान लेकर रहते थे। आमिर से छोटे भाई की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी पत्नी दिल्ली में शाहिद व उनकी पत्नी आबिदा के पास ही रहती थी। 3 बेटों की अभी भी शादी होनी बाकी थी।
2.5 साल पहले जिन दिनों सिमरन और आमिर का प्यार परवान चढ़ रहा था, उन दिनों आमिर पनीर बनाने का काम सीख रहा था। उसने अभी नौकरी शुरू भी नहीं की थी। अलबत्ता 10,000 रुपये में उसकी नौकरी एक प्लांट में पक्की हो गई थी। इधर जब सिमरन ने आमिर को बताया कि उसके अम्मी अब्बू उसका जल्द से जल्द कहीं दूसरी जगह निकाह कराने की तैयारी में लगे हुए हैं, तो आमिर सख्ते में आ गया, क्योंकि वो चाहता था कि सिमरन के साथ अभी 1 साल उसके प्रेम संबंध यूं ही चलते रहें। उसने सोचा था कि नौकरी करके पहले पैसा कमाएगा, फिर सिमरन से शादी करेगा। लेकिन जब अचानक सिमरन ने बताया कि परिवार वाले उसका निकाह कराने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके हाथ पांव फूल गए। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। सिमरन ने उसे ये भी बता दिया था कि उसके परिवार की हैसियत देखकर ही उसके परिवार वाले कभी दोनों की शादी के लिए तैयार ही नहीं होंगे। सिमरन दिल्ली में रहने वाली और 12वीं क्लास तक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसे पता था कि अगर परिवार शादी की इजाज़त ना दे तो बालिग प्रेमियों को शादी के लिए क्या करना चाहिए। इसलिए सिमरन ने आमिर से पूछा कि क्या उसके परिवार वाले उसे अपनाने के लिए तैयार हैं। सिमरन अच्छे संपन्न परिवार की पढ़ी लिखी सुंदर लड़की थी। जब आमिर ने उसे अपने परिवार वालों से मिलाया तो सबने शादी के लिए हाँ कर दी। अब सवाल यह था कि सिमरन के परिवार वाले दोनों का निकाह कराने के लिए तैयार नहीं होंगे। तय हुआ कि सिमरन व आमिर कोर्ट मैरिज कर लें और बाद में सिमरन का परिवार अपने आप मान जाएगा। सिमरन व आमिर ने शाहदरा मैरिज कोर्ट में शादी के लिए आवेदन दिया, जो कि दोनों ही बालिग थे और परिवार के तौर पर दोनों की तरफ से आमिर के दोस्त गवाह थे। लिहाजा दोनों की कोर्ट मैरिज होने में कोई अड़चन ही नहीं आई। लेकिन जब कोई लड़की निकाह करती है तो भले ही परिवार से कुछ ना बताए, लेकिन उसके रहन सहन और पहनावे में इतना परिवर्तन तो आ ही जाता है कि सवालों का पहाड़ अपने आप ही खड़ा हो जाता है। कोर्ट मैरिज के बाद सिमरन जब चूड़ा पहनकर अपने घर गई तो उसकी अम्मी को शक हुआ, तो उन्होंने सवालों की बौछार कर दी। सिमरन जानती थी कि एक ना एक दिन सबको सच बताना ही पड़ेगा। लिहाजा उसने अपनी माँ को बता दिया कि वह आमिर नाम के लड़के से प्यार करती है और उसने कोर्ट मैरिज भी कर ली है। बेटी के लिए अच्छे घर का सपना देखने वाले माता पिता के लिए बेटी के प्रेम विवाह की खबर किसी वज्रपात से कम नहीं थी। उन्होंने जब लड़के और उसके परिवार के बारे में पूछा तो सिमरन ने सब कुछ सच सच बता दिया। जैसा कि सिमरन को आशंका थी वैसा ही हुआ। माँ ने सिमरन को लानत मलानत दी और उसकी पिटाई भी कर दी। अब्बू के घर आने के बाद तो जमकर हंगामा हुआ। पिता ने उसी दिन आमिर को अपने घर बुलाया और उसे धमकी देते हुए अपनी बेटी को भूल जाने के लिए कहा। आमिर ने सिमरन से सच्ची मोहब्बत की थी, भूल जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। लिहाजा उसने साफ कह दिया कि वह दुनिया में सबको छोड़ सकता है, लेकिन सिमरन को छोड़ना उसके लिए मुमकिन नहीं है। मोहम्मद शरीफ ने जब उसे अपनी हैसियत देखने के लिए कहा तो आमिर ने साफ कह दिया कि उसने सिमरन की हैसियत से नहीं बल्कि दिल से प्यार किया है। शरीफ ने आमिर को मारपीट कर घर से भगा दिया और उसे चेतावनी दे दी कि भूल कर भी सिमरन से मिलने का प्रयास न करे। आमिर जानता था कि अगर उसने जरा सी भी देर कर दी तो सिमरन के घर वाले जल्दी ही कहीं उसका निकाह कर देंगे। लिहाजा उसने अपनी जान पहचान के कुछ लोगों से बात की और हर्ष विहार थाने पहुंच गया। आमिर ने पुलिस को बताया कि उसने सिमरन से कोर्ट मैरिज की है, लेकिन उसके ससुराल वाले इस शादी को मान ही नहीं रहे हैं। उन्होंने उसकी बीवी को अपने घर में बंधक बनाकर रखा हुआ है और उसके साथ नहीं भेज रहे हैं। आमिर ने कोर्ट मैरिज का जो प्रमाण पत्र दिया था उसकी जांच की गई तो आमिर का आरोप सच पाया गया। लिहाजा आमिर की शिकायत पर पुलिस मोहम्मद शरीफ उनकी बेगम व बेटी को थाने ले आई। थाने लाकर दोनों पक्षों में बहस हुई। माता पिता के बेटी के पक्ष में अपने तर्क थे तो आमिर व सिमरन ने अपनी मोहब्बत के तर्क दे दिए। लेकिन पुलिस को तो कानून देखना था। पुलिस की नज़र में आमिर और सिमरन दोनों बालिग थे, दोनों का धर्म भी एक था और कानूनन उनकी शादी भी हुई थी। लिहाजा पुलिस ने मोहम्मद शरीफ को चेतावनी दी कि वे आमिर व सिमरन के बीच में बाधा ना डालें और उसे अपने पति के पास जाने दें। ऐसा ही हुआ।
शरीफ ने टूटे मन से बेटी को आमिर के हाथों में सौंप दिया, लेकिन उनका दिल बुरी तरह से टूट चुका था। उन्होंने बेटी को न जाने क्यों बद्दुआ दे दी कि माता पिता का दिल दुखाकर वो कभी खुश नहीं रह सकती। उन्होंने थाने से ही सिमरन को आमिर के साथ भेज दिया, लेकिन साथ ही कहा भी कि आमिर के साथ उनकी बिना मर्जी से उसने जो शादी की है उसके बाद उसका उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा। माता पिता का दिल टूटने के दुख से ज़्यादा सिमरन को इस बात की ज़्यादा खुशी थी कि जिसके साथ उसने जीवन जीने के सपने देखे थे वह उसका हो गया। सिमरन की शादी भले ही कोर्ट मैरिज के रूप में हुई थी, लेकिन ससुराल में आने के बाद आमिर ने घर में एक बड़ी दावत रखी। शुरुआत के कुछ दिन आमिर के प्यार में कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला, लेकिन 1-2 महीने के बाद ही सिमरन का सामना जिंदगी की हकीकत से होने लगा। पिता के घर में लाड़ प्यार से पली सिमरन को कभी किसी ज़रूरत के लिए मोहताज होना ही नहीं पड़ता था। उसने हमेशा खुले मन से पैसा खर्च किया था। चूँकि आमिर ने तब तक नौकरी शुरू नहीं की थी, सो वह खुद ही माँ बाप व भाइयों के खर्चों पर पल रहा था, और इसीलिए शादी के 2 महीने बीतने के बाद ही सिमरन को छोटे छोटे खर्चों के लिए दूसरों पर मोहताज होना पड़ता था। वह जब भी आमिर से खर्चे के लिए पैसे मांगती तो वह टका सा जवाब दे देता कि जब तक वह कमाएगा नहीं तब तक वह उसे कुछ नहीं दे सकता। अगर वह चाहती है कि उसके पास पैसा हो और उसकी ज़िंदगी में किसी पर निर्भर ना रहना पड़े तो उसके साथ मेरठ चले, जहां वह नौकरी करके उसकी खुशी को पूरा करेगा। सिमरन के लिए गुर्बत में जीने से अच्छा यही था कि उसके साथ मेरठ चली जाए। लिहाजा शादी के 2 महीने बाद ही सिमरन आमिर के साथ सरूरपुर चली गई। वहां आमिर ने हर्रा कस्बे में एक सस्ता सा किराए का मकान ले लिया। पास के जैनपुर गांव में ही अपने भाइयों की तरह उसने भी एक पनीर बनाने वाले प्लांट में 10,000 रुपये की पगार पर नौकरी शुरू कर दी। आमिर चूँकि गाड़ी चलाने से लेकर पनीर की मार्केटिंग और प्लांट के दूसरे काम भी देखता था, लिहाजा इन कामों से भी उसे 4-5 हज़ार रुपये की अतिरिक्त कमाई हो जाती थी और किसी तरह सिमरन के साथ धीरे धीरे घर गृहस्थी चलने लगी। जिस तेज़ी के साथ समय गुजरने लगा उसी तेज़ी के साथ सिमरन के ऊपर चढ़ा आमिर के प्यार का नशा भी उतरने लगा, क्योंकि शुरुआत में तो सिमरन ने सोचा था कि चलो ज़िंदगी का सफ़र शुरू करने के लिए तंगी में ही गुजर बसर की जा सकती है, लेकिन 1-1.25 साल बीतने के बाद उसे लगा कि गुर्बत में ज़िंदगी गुजारना मानो उसकी नियति बन गई है, क्योंकि ना तो आमिर उसे अच्छे कपड़े दिलाता था और ना ही उसकी कोई ऐसी फरमाइश पूरी करता था जिससे उसे खुशी मिलती। आमिर अब ये और ताने देने लगा, उसकी ज़िंदगी ऐसी थी और आगे भी ऐसी ही रहेगी। मैंने तेरे बाप से कोई दहेज नहीं लिया, तेरी फरमाइशें पूरी करने के लिए चोरी डकैती करूं। जब कभी आमिर इस तरह के ताने देता तो सिमरन का माता पिता की लड़के की हैसियत को लेकर कही जाने वाली बातें याद आने लगती। अब उसे समझ आने लगा था कि माता पिता बेटी के सुखद भविष्य के लिए लड़के की हैसियत और उसके काम को तवज्जो क्यों देते हैं। लेकिन सिमरन प्यार में अंधी होकर आमिर से शादी का जो कदम उठा चुकी थी, उसका पश्चाताप तो यही था कि हर हाल में उसे आमिर के साथ खुश रहना था। लेकिन इस दौरान एक अच्छी बात ये हुई कि कोर्ट मैरिज के कारण शुरू हुई माता पिता की नाराज़गी खत्म हो गई। माता पिता और भाई व बहनें अब उससे अक्सर मोबाइल पर बातें करने लगे थे। कुछ दिन सिमरन को लगा कि परिवार ने संबंधों को सुधारने के लिए जो पहल की है उसे उस पहल को आगे बढ़ाना चाहिए। लिहाजा वह भी एक दिन आमिर को साथ लेकर अपने मायके चली गई। लंबे समय के बाद माँ बाप से मिलन हुआ, कुछ शिकवे शिकायतें हुई और फिर माँ बाप भी बेटी को अपने शौहर के साथ खुश देखकर सारे गिले शिकवे भूल गए। इस तरह सिमरन का अपने माता पिता के घर आना जाना शुरू हो गया। इधर आमिर इस बात से खुश था कि चलो अब सिमरन के अपने मायके वालों से संबंध सुधर गए हैं तो उसे भी उनकी बड़ी हैसियत का फ़ायदा मिलेगा। बेटी को खुश रखने के लिए आखिर वे कुछ ना कुछ आर्थिक मदद तो करेंगे ही ना। लेकिन 1-2 बार मायके जाने के बाद भी जब सिमरन खाली हाथ लौटी तो आमिर के ससुराल वालों ने मदद मिलने के सपने को चकनाचूर होते हुए देखा। इधर मायके से संबंध जरूर सुधर गए थे,
लेकिन सिमरन कभी उनसे अपनी गुर्बत भरी जिंदगी का जिक्र नहीं करती थी, क्योंकि उसका मानना था कि उसने अपनी इच्छा से आमिर से शादी की थी। इसलिए वो जिस हाल में भी है और जिस हाल में आमिर उसे रखेगा वह उसी में रहेगी, लेकिन परिवार को अपने दुखों के बारे में कभी नहीं बताएगी। इधर जब सिमरन अपनी ज़रूरतों के लिए आमिर से पैसे मांगती तो वह उसे टका सा जवाब दे देता कि मेरे पास तो तुम रूखी रोटी ही नसीब पाओगी, अगर ऐशो आराम के लिए पैसा चाहिए तो अपने बाप से मांग लो। जब भी आमिर इस तरह का ताना देता तो सिमरन उससे झगड़ा करती और वह उसे सुना देती कि उसने अपने माता पिता की इच्छा के खिलाफ लड़ झगड़ कर उससे शादी की है और इसीलिए उसकी हर इच्छा और ज़रूरतों का पूरा करना भी उसी का फ़र्ज है। ऐसे ही रोज़मर्रा के झगड़ों में समय तेज़ी से बीतने लगा, लेकिन कोरोना और बीच में कुछ समय तक रहे लॉकडाउन के कारण आमिर की कमाई में कमी आ गई थी। घर की आम ज़रूरतें भी ठीक से पूरी नहीं हो पाती थी। उस पर जब सिमरन ने उसे कोई फरमाइश कर दी तो वह इसी बात पर दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता था। आमिर को भी अब लगने लगा था कि इस बड़े घर की लड़की से शादी करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने तो सोचा था कि बड़े घर में शादी करके उसे ससुराल वालों का सहारा मिलेगा, लेकिन जब ऐसा हुआ नहीं तो उसकी खींच भी बढ़ने लगी। इस दौरान आमिर व सिमरन के बीच में आर्थिक तंगियों के कारण झगड़े और ज़्यादा होने लगे। जब भी ऐसा होता तो आमिर नाराज़ होकर जैनपुर में अपने सबसे बड़े भाई के पास चला जाता। पूरे परिवार को इस दौरान आर्थिक तंगी के कारण पति पत्नी के बीच होने वाले झगड़ों की बात पता चल चुकी थी। आमिर अपने परिवार वालों के सामने सिमरन की गलत आदतों और ऊंची फरमाइशों की बात बताकर हमेशा उसे ही गलत ठहराता था। सबको यही लगता था कि सिमरन बड़े घर की लड़की है, अपनी ऐश भरी फरमाइशें पूरी ना होने के कारण आमिर से झगड़ा करती होगी। 29 नवंबर 2020 को साबरी बेगम अपने पति मोहम्मद शरीफ व बेटे फिरोज़ को लेकर अचानक सरूरपुर थाने पहुंची। थाना प्रभारी अरविंद कुमार उस समय थाने पर ही अपने स्टाफ के साथ मीटिंग कर रहे थे। साबरी बेगम ने बताया कि उसकी बेटी हर्रा कस्बे में अपने पति आमिर के साथ रहती है, लेकिन 26 नवंबर की सुबह से बेटी का फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। वे लोग उसकी खैरियत को लेकर बहुत परेशान हैं। इसलिए हकीकत जानने के लिए जब पति व बेटे के साथ उसके घर पहुंची तो वहां पर ताला लगा मिला। ना ही बेटी का फ़ोन मिल रहा है और ना ही उसकी कोई खबर मिल रही है। हो सकता है कि अपने हस्बैंड के साथ ही गई हो या फ़ोन में कोई परेशानी आ गई हो। इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने सारी बातें जानने के लिए दूसरे पहलू को सोचते हुए अपनी राय दी तो साबरी बेगम ने कहा, सर, मेरी चिंता इस बात को लेकर है कि मेरी बेटी को उसका पति पिछले कुछ महीनों से लगातार परेशान कर रहा था। दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी। वो बेटी को इस बात के लिए परेशान कर रहा था कि वह कोई दहेज लेकर क्यों नहीं आई। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से वो हमारी बेटी से छुटकारा पाकर दूसरी शादी करने की बात भी करता था। जब मेरी बेटी ने आखिरी बार बात की थी उस दिन भी दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था और आमिर ने सिमरन की पिटाई भी की थी। क्योंकि साबरी बेगम ने आमिर के खिलाफ अपनी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने व हत्या की नियति से उसके अपहरण की आशंका जाहिर की थी, लिहाजा SHO अरविंद कुमार ने सारी बात SSP मेरठ अजय साहनी को बताई। उन्होंने SP देहात अविनाश पांडे व CO सरधना RP शाही को थाने पहुंचने के लिए कहा। दरअसल दहेज उत्पीड़न के साथ अपहरण जैसे गंभीर मामलों में उच्चाधिकारियों को विश्वास में लिए बिना कोई कार्यवाही करने से मामला बिगड़ सकता था। SP देहात व CO सरधना थाने पहुंचे थे तो उनसे भी साबरी बेगम ने बेटी सिमरन के प्रेम विवाह से लेकर पति की प्रताड़ना तक की पूरी कहानी सुना दी। जिस तरह की शिकायत थी उस पर तत्काल कार्यवाही जरूरी थी। इसलिए SP देहात के आदेश पर इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने उसी दिन थाने पर धारा 498A 364 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। चूँकि मामला दहेज उत्पीड़न का था, लिहाजा जांच की जिम्मेदारी CO RP शाही को सौंपी गई। उन्होंने आगे की कार्यवाही के लिए इंस्पेक्टर अरविंद कुमार के नेतृत्व में SSI योगेंद्र सिंह,
हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार, कांस्टेबल आशु मलिक, सचिन सिरोही, महिला कांस्टेबल अनु और बबली की एक टीम को गठित किया। पुलिस टीम ने जांच का काम हाथ में लेते ही सबसे पहले आमिर के परिवार और मिलने जुलने वाले लोगों की सूची तैयार करके उनसे आमिर के बारे में पूछा, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह 26 नवंबर से काम पर भी नहीं गया था। पुलिस ने आमिर के घर के पास लगे सीसीटीवी को चेक किया तो पता चला कि 25 और 26 नवंबर की रात में आमिर व 3 अन्य लोग काले रंग की एक बोलेरो गाड़ी में सिमरन को लाद कर कहीं लेकर जा रहे हैं। साफ था कि सिमरन के साथ कुछ गलत हो चुका था। सिमरन को क्या हुआ था इसकी जानकारी आमिर के पकड़े जाने पर ही मिल सकती थी। लिहाजा पुलिस ने आमिर के फ़ोन की सीडीआर निकलवाई, जिससे पता चला कि वारदात के अगले दिन 27 नवंबर को उसकी लोकेशन दिल्ली में ही थी। उसके बाद उसकी लोकेशन लगातार लखनऊ की आ रही थी। एसएसपी के आदेश पर उसी समय एक टीम को लखनऊ रवाना किया गया, जहां से सर्विलांस टीम तथा स्थानीय पुलिस की मदद से पुलिस ने आमिर को 1 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम उसे सरूरपुर लेकर आई और पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। पता चला कि उसने सिमरन की हत्या कर दी थी। आमिर ने बताया कि उसकी आय उतनी नहीं थी, लेकिन सिमरन एक अच्छी ज़िंदगी जीने वाली लड़की थी और अपनी ज़रूरतों के लिए उससे कोई फरमाइश करती थी तो उसे गुस्सा आ जाता था। आमिर ने कई बार सिमरन से कहा था कि वह अपने परिवार से 2-4 लाख रुपए ले ले, जिससे कोई काम करके उसकी ज़िंदगी बदल सकती थी। लेकिन सिमरन ने साफ कह दिया था कि उसने अपने परिवार से बागी होकर शादी की थी। ऐसे में उसे कोई हक नहीं बनता कि वह अपने परिवार से पैसा मांगकर उनकी नज़र में अपने फैसले को गलत साबित करे। सिमरन खुददार लड़की थी, लेकिन आमिर को इससे कोई मतलब नहीं था। जब सिमरन ने उसकी बात नहीं मानी और उसकी फरमाइशें पूरी करने के चक्कर में आए दिन झगड़ा होने लगा, तो आमिर का अपने बड़े भाई आदिल के घर आना जाना बढ़ गया। वहाँ भाई की जवान साली से उसका दिल लग गया। आदिल की साली सिमरन जैसी बहुत खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन गरीब परिवार की होने के कारण खुद को हर तरह के हालात में ढाल सकती थी। जैसे जैसे आमिर का आकर्षण भाई की साली की तरफ बढ़ता गया, वैसे वैसे सिमरन से उसके झगड़े बढ़ते चले गए। वैसे तो अब उसे अपनी ससुराल से किसी तरह की मदद की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए आमिर ने सोचा कि क्यों ना ज़िंदगी भर होने वाली सिमरन की चिकचिक से छुटकारा पाकर भाई की साली से निकाह कर लिया जाए। इसलिए जब भी लड़ाई होती तो आमिर सिमरन से कहता कि अगर उसके साथ नहीं रहना चाहती है तो उसका पीछा छोड़ दे और अपने घर चली जाए। कम से कम वह दूसरा निकाह तो कर लेगा। 25 नवंबर को भी ऐसा ही हुआ था। उनके बीच झगड़ा हुआ, दोनों के बीच मारपीट भी हुई। यह बात सिमरन ने फ़ोन पर अपनी माँ को भी बता दी थी। उसी दिन आमिर ने मन बना लिया कि बस अब बहुत हुआ। रोज़ रोज़ के झगड़ों से अच्छा है कि आज सिमरन को ख़त्म कर दिया जाए। उस रात जब वो शाम को घर पहुंचा तो पहले उसने सुबह के झगड़े के लिए सिमरन से माफ़ी मांगी। फिर दोनों ने साथ में खाना खाया। बिस्तर पर पहुंचते ही आमिर ने सिमरन को इस तरह प्यार किया मानो आज के बाद वे दोनों फिर कभी दोबारा मिलेंगे ही नहीं। ऐसा ही हुआ भी। आधी रात को जब सिमरन गहरी नींद में सो गई तो उसने सोती हुई सिमरन का गला दबा दिया। सिमरन एक क्षण को छटपटाई, लेकिन आमिर की मजबूत पकड़ से निकल नहीं सकी और उसने दम तोड़ दिया। हत्या करने के बाद आमिर अपने पनीर के जैनपुर स्थित प्लांट पर पहुंचा। वहां से वह फैक्ट्री की बोलेरो गाड़ी में प्लांट पर काम करने वाले 3 मजदूरों को यह कहकर हर्रा स्थित घर बुला लाया कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब है, उसे अस्पताल ले जाना है, वह उसे गाड़ी में डालने में मदद कर दें। जब मजदूर घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आमिर की पत्नी मर चुकी है। मजदूरों ने ऐतराज़ किया तो आमिर ने उन्हें नौकरी से निकलवा देने की धमकी दी, जिससे वे चुप हो गए और उन्होंने सोचा कि चलो बॉडी को गाड़ी में ही तो रखवाना है। इसके बाद उसने उनकी मदद से सिमरन के शव को गाड़ी में डाला और वापस जैनपुर स्थित प्लांट के पास पीछे ले जाकर तिरपाल डालकर गाड़ी खड़ी कर दी। रात में करीब 2:30 बजे आमिर ने प्लांट के पास एक खेत में गड्ढा खोदा और एक मजदूर की मदद से सिमरन के शव को गड्ढे में दबा दिया।
राज खुलने के डर से आमिर ने अगली सुबह अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया और दिल्ली पहुंच गया। लेकिन वहां उसे पकड़े जाने का डर सताने लगा तो सीधा लखनऊ निकल गया। इस दौरान आमिर ने परिवार में या किसी को सिमरन की हत्या की भनक नहीं लगने दी। पुलिस ने पूछताछ के बाद आमिर की निशानदेही पर जैनपुर के पास खेत में दबे सिमरन के शव को बरामद कर लिया। साथ में मौजूद सिमरन के परिजनों ने उसकी शिनाख्त भी कर दी, जिसके बाद पुलिस ने सिमरन का शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। आमिर से पूछताछ के बाद पुलिस ने सिमरन का शव ठिकाने लगाने में उसकी मदद करने वाले उसकी फैक्ट्री के मजदूरों के नाम पते मिल गए, जिनकी पहचान आरिफ निवासी नूरपुर जिला अलीगढ़, नसीम निवासी सिकराना जिला नूह हरियाणा, बबलू निवासी बिनौली जिला बागपत के रूप में हुई। पुलिस ने उन्हें भी मुकदमे में आरोपी बनाकर मामले में हत्या की धारा 302 या सबूत खत्म करने की धारा 201 जोड़ दी। आमिर को सक्षम न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया। पुलिस बाकी आरोपियों को गिरफ्तारी की कोशिश में लग गई। कितनी हैरानी की बात है ना कि जिस युवक के लिए सिमरन ने अपने परिजनों से बगावत की थी, उसका वही हमसफ़र ज़िंदगी भर साथ निभाना तो दूर, उसकी जिम्मेदारियों तक को ना उठा सका और एक दूसरी औरत की आगोश में जाने के लिए उसने उसे ही रास्ते से हटा दिया। यह कहानी सिर्फ एक सिमरन की नहीं है। आज की पीढ़ी के नौजवान लड़के लड़कियों के प्यार में अंधे होकर साथ जीने मरने की कस्में खाकर परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी तो कर लेते हैं, लेकिन तजुर्बे की कमी के कारण ये भूल जाते हैं कि ज़िंदगी की कठिन राह में जिम्मेदारियों के बहुत से कांटे भी होते हैं जो कदम कदम पर चुभते भी हैं। इसलिए माता पिता बेटियों की शादी से पहले दामाद का परिवार, उसकी हैसियत और उसके नौकरी या कारोबार को परखते हैं, क्योंकि इन्हीं छोटी बातों को अनदेखा करने से एक दिन ज़िंदगी का बड़ा फसाना भी बन जाता है और ज़िंदगी इस तरीके से दांव पर लग जाती है। तो दोस्तों, ये थी दिल दहला देने वाली पूरी कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।